गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे सोरियासिस के बारे में कि क्या बीमारी ये होती है, किन लोगों को ज़्यादा होती है और इसका इलाज कैसे होता है। क्या संपूर्ण इलाज पॉसिबल है या इलाज कौन सा सबसे अच्छा होता है, किसी को हो गया है तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या ये ज़िंदगी भर चलती है, कोई तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आपके जितने भी विषय हैं ये सब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो अगर किसी को सोरियासिस है तो आखिरी में उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि उनको इस बीमारी में कितना घबराना चाहिए और इसका क्या इलाज होता है। तो सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है। इसको कई बार सोराइसिस भी आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं। स्किन की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि स्किन के अंदर की जो लेयर है वो जल्दी प्रोलिफरेट करती है। नॉर्मली स्किन 30 से लेकर 35 दिन में मैच्योर होती है, मतलब झड़ती है। इसमें प्रोलिफरेशन रेट इतना बढ़ जाता है कि ये 4 दिन में प्रोलिफरेट करती है। इसलिए स्किन में स्केलिंग होना, रेडनेस होना, ईचिंग होना सब इसी वजह से होता है कि स्किन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके जो पीछे का कारण है वो ऑटो इम्यून बीमारी है। एक तरह की ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि शरीर के खुद के सेल से शरीर के सेल्स को मार रहे हैं। तो इसमें जो इम्यून सिस्टम में हमारे सेल रहते हैं, जैसे कि टी सेल, स्पेशली टी हेल्पर सेल, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसमें डिस्टर्बेंस के कारण वो शरीर के खुद के सेल्स को मारता है, जो कि बायोप्सी में क्लियर कट दिखता है जिस तरीके के स्किन में चेंजेज आते हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि शरीर में खुद में ही गड़बड़ है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो कि ठीक हो जाएगा दवाइयों से हमेशा के लिए, ना तो किसी चीज़ की इसमें कमी हो रही है, ना तो कोई एक कैंसर है। तो ऑटो इम्यून बीमारी को कोई गारंटी के साथ नहीं ठीक कर सकता। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी ठीक हो जाए फिर काफ़ी दिनों बाद आए, या एक आध टाइप का सोरियासिस होता है जिसमें ठीक होने के बाद कभी नहीं आता। तो ऑटो इम्यून बीमारी है तो इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली आपके खाने का चुनाव अच्छा होगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, और फिर कुछ दवाइयों का रोल है जिसको आपको समझना है ज़िंदगी भर के लिए कि हमें कौन सी दवाई कब लेनी है और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितना असर है, क्या क्या हमें जांचें कराते रहने हैं इलाज के दौरान, और डॉक्टर को कब दिखाना है ये आपको ही समझना है। तो कोई कितना भी दावा कर ले कि मैं इसको 100% ठीक कर दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा, इस तरीके से नहीं होता है। कुछ लोगों की ऐसी ठीक हो जाती है कि फिर हो सकता है कि उनके जीवन में कभी ना आए, या हो सकता है कि काफ़ी दिन बाद आए। तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इसको हम लोग क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। अब अगर इसकी बात करें कि कितने लोगों को होती है, काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं कि ये मुझे हो गई है, पता नहीं क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि 1 से लेके 3% अलग अलग पॉपुलेशन में होती है। मतलब इंडिया में लगभग 1.5 से 2% लोगों को होता है। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सोरियासिस की दिक्कत है। किसी को कम है, किसी को इतनी कम है कि उनको पता नहीं है, और किसी को बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई अकेले नहीं हो, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरा, ये कोई कैंसर नहीं है तो इसमें कोई ऐसे मरने के चांसेस नहीं हैं, और ये कंटेजियस नहीं है, फैलती भी नहीं है। तो मतलब घर के अगर किसी एक के सदस्य को है तो दूसरे सदस्य को छूने से फैल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है आपको समझनी कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब अगर इसके कारण की बात करें कि क्या कारण है, तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो इसका एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता है, पिन पॉइंट की इसी कारण से होती है। अगर कारण पता होता तो हम इसकी दवाई बना लेते, वैक्सीन बना लेते, कुछ उपाय खोज लेते। तो कारण एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ रिस्क फैक्टर है, मतलब कि इन लोगों में ज़्यादा होती है। तो एज की बात करें तो 2 एज ग्रुप में होती है, 10 से 20 साल और एक 50 से 60 साल के बीच में। और ऐसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, या जो स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल पीते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ हैं, एंटी मलेरियल मेडिसिन है, या बीपी की दवाई चल रही है, तो उन लोगों में सोरियासिस हो जाती है। और फैमिली हिस्ट्री मिलती है। सारे लोगों को फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती, लेकिन अगर फैमिली में किसी को सोरियासिस है तो उनकी फैमिली में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, डाइट से इसका कोरिलेशन है, कुछ दवाइयों का इफ़ेक्ट है। मोटा मोटा ये कोई 100% नहीं बोल सकता कि इस कारण से ये हो जाती है। तो ये तो इसके कारण हो गए। चूँकि कारण हमने देख लिए तो ये कारण प्रिवेंशन में काम आएंगे और ट्रीटमेंट के समय भी काम आएगा। अब लक्षण की बात करते हैं कि सोरियासिस में कैसे लक्षण आते हैं। कई बार सोरियासिस में ऐसे लक्षण रहते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको पहचानना इसलिए मुश्किल रहता है कि अलग अलग तरह की दवाइयाँ लगा चुका रहता है, स्पेशली स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगा चुका रहता है। तो कई बार पहचानना मुश्किल रहता है। वैसे क्लिनिकली मतलब देख के बहुत आसानी से समझ में आता है। स्किन जहाँ अफेक्टेड रहते हैं वहाँ पे रेडनेस सी हो जाती है, मतलब पूरी लाल कलर की हो जाती है। स्केलिंग होती है, मतलब स्किन झड़ती है, थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है अगर इन्फ्लेमेशन है, और कुछ लोगों को ईचिंग होती है, कुछ लोगों को काफ़ी तेज़ भी ईचिंग हो सकती है। तो हर बार खुजली हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर रेडनेस, स्केलिंग, इन्फ्लेमेशन और ईचिंग हो रही है तो वो सोरियासिस हो सकती है। अब सोरियासिस अलग अलग टाइप की होती है। देखो, स्किन में इसका
अफेक्ट आता है, नेल में हो सकता है, मतलब नाखून में हो सकती है, तो नाखून मोटे हो सकते हैं, आड़े तिरछे हो सकते हैं, गिर सकते हैं, और स्काल्प मतलब सिर में हो सकती है। तो सिर में, स्किन में और नेल में होती है। और ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि हाथ पैर में जैसे हो गई, या बटक के एरिया में हो गई, थाई के एरिया में हो सकती है, और शरीर के ऑलमोस्ट किसी भी हिस्से में हो सकती है। चेहरे में रिलेटिवली कम देखने को मिलती है। अब इसके काफ़ी टाइप होते हैं, सोरियासिस के काफ़ी टाइप की होती है। तो किस टाइप की हो वो ट्रीटमेंट में थोड़ा रहता है कि उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। जो सबसे कॉमन है, जिसको हम लोग प्लाक टाइप की सोरियासिस या सोरियासिस वल्गेरिस बोलते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में रहती है, जिसमें ड्राई स्केली पैच रेड मिलते हैं। इसके अलावा एक इरेथ्रोडर्मिक होती है, जिसमें पूरी स्किन लाल लाल कलर की हो जाती है। एक पस्चुलर सोरियासिस, जिसमें पस फिल्ड स्पेस हो जाते हैं। एक सोरियाटिक अर्थराइटिस है, जिसमें जॉइंट अफेक्ट होता है। एक गट्टेड सोरियासिस बोलते हैं, जो बच्चों में देखने को मिलती है, स्पेशली जब उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिलाइटिस वगैरह के बाद, जो कि यूजुअली ठीक हो जाती है, कम्प्लीटली ठीक हो जाती है, तो उसको हम लोग गट्टेड सोरियासिस बोलते हैं। इसके अलावा नेल सोरियासिस नाखून में होती है, और इनवर्स सोरियासिस जो फोल्ड होते हैं स्किन के वहाँ पे होते हैं। तो जो सबसे कॉमन टाइप की है वो प्लाक टाइप की सोरियासिस होती है। ये तो उसके टाइप हो गए और लक्षण। और अगर पता करने की बात करें कि किससे ये पता चलता है, तो ज़्यादातर केसेस में लक्षणों के आधार पर सोरियासिस को पता करा जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी बिगड़ गई है, अपना रूप उसने बदल लिया है ट्रीटमेंट या क्रीम लगाने से, या तो कई बार नहीं पता चलता है, जो उस केसेस में स्किन की बायोप्सी ली जाती है। तो जैसे जहाँ पे लीजन होगा वहाँ से स्किन का टुकड़ा लिया जाएगा, जिसको जांच के लिए भेजा जाता है, और उसमें सोरियासिस है कि नहीं पता चल जाएगी। ये कोई MRI, एक्सरे, CT स्कैन, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलती। सोरियासिस को पता करने के लिए एक ही जाँच है, स्किन की बायोप्सी, उससे बहुत अच्छे से पता चलती है। ये तो बात हो गई कि कैसे इसको पता करना है। सोरियासिस का कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर सोरियासिस किसी की बिगड़ती है या इसको सही समय पर ठीक नहीं किया जाए तो इससे क्या समस्या हो सकती है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर किसी को हल्की सोरियासिस है, स्किन की एक आध हिस्से को कहीं अफेक्ट की है, हाथ को या पैर को, या छोटा पैच है, तो बहुत ज़्यादा उनको कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में सोरियासिस में अर्थराइटिस होती है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं। उस केसेस में अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो जॉइंट ख़राब हो जाएगी। ऐसा सारे केसेस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। और इसके अलावा इंटरनल जो आर्गन है, स्पेशली लीवर की बात करें, उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और सोरियासिस के पेशेंट में हार्ट संबंधित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी इनका चेक कराया जाता है, उस समय लीवर की जांच, हार्ट की जांच, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे देखने पड़ते हैं। तो सोरियासिस पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि किसी सोरियासिस है तो एक मोटापा काफ़ी कॉमन होता है, और मोटापा सोरियासिस कराता है। तो ये थोड़ी विशियस साइकिल बन जाती है कि सोरियासिस से मोटापा होता है और मोटापे से सोरियासिस। तो मोटापा हो गया। इसके अलावा काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी वगैरह होती है, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, और डिप्रेशन से सोरियासिस हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को कमजोरी लगती है, और लीवर के अंदर थोड़ी समस्या हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए अगर किसी को सोरियासिस ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसको खाने से आपको सिम्टोमेटिक इलाज मिलेगा। जैसे बीमारी सबसाइड हो जाएगी, वैसे ये जो रिस्क है, इससे जो डैमेज होने की संभावना है वो भी कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं सोरियासिस के इलाज को समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या करें। सोरियासिस किसी को हो गया है तो अगर किसी को हल्की बीमारी है, मतलब एक आध जगह पे, एक दो जगह पे पैच है, बहुत हल्के हैं, तो उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि दिनचर्या में बदलाव करना है। और ये जो ड्राई हो रही है स्किन, इसमें मॉइस्चराइज़र का यूज करना है। तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, जैसे कि एलोवेरा लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, इसके अलावा कोकोनट ऑयल है, या सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र लगाने से ही जो स्केलिंग की समस्या है, ड्राइनेस की समस्या है, ईचिंग की समस्या है, वो कम हो जाएगी। और उसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं बंद करें, अल्कोहल पी रहे हैं बंद करें, वज़न को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, टेंशन ना लें। तो ये सारी चीज़ें अपनाना है। दिन में नहाना है 2 बार, नहाते समय ऐसा साबुन यूज करना है जिसमें मॉइस्चराइज़र हो। मॉइस्चराइज़र वाले सोप आते हैं, और मॉइस्चराइज़र आप लगा भी सकते हैं, मार्केट में जो मिलते हैं। तो स्पेशली जो इमोलियन टाइप का होता है, जो स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो बस इतना ही करना है अगर हल्की सोरियासिस है। इसके अलावा पानी पीने का भी रोल है, मतलब शरीर के अंदर हाइड्रेशन होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। पंचकर्म कराते हैं आयुर्वेदा में, वो ट्राई कर लें। होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, वो ट्राई कर लें। अगर हल्की सोरियासिस है तो दिनचर्या में बदलाव, खाने में बदलाव, और मॉइस्चराइज़र का यूज करना है, पानी पीना है, व्यायाम करना है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को ट्राई करें। अगर लेकिन बीमारी ज़्यादा है, शरीर के ज़्यादा हिस्से में फैल गई है, उस केसेस में फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यही दवाइयाँ हैं जो जल्दी आराम दिलाती हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें बीमारी में 2 समस्या हो रही थी। एक तो इम्यून सेल्स मार रहे थे, हमारे शरीर के इम्यून सेल्स हमारे शरीर के सेल्स को मार रहे थे, तो स्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड क्रीम के फॉर्म में भी आती है और खाने की दवाइयाँ भी आती हैं। तो स्टेरॉइड का काम होता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना, तो जो अपना इम्यून सेल्स मार रहा था अपने सेल्स को, वो बंद हो जाएगा। तो इम्यून सेल्स को हमें कम करना है, ये बेसिकली स्टेरॉइड का काम है। और एक होता है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड क्या करता है? रेटिनॉइड विटामिन या डेरिवेटिव है जो कि प्रोलिफरेशन को कम करता है। तो जो स्किन 4 दिन में प्रोलिफरेट होती है, जिसको कि 30 दिन में होना चाहिए, उसको कम कर देता है। स्टेरॉइड की क्रीम आती है जो बहुत अलग अलग नाम से आपने सुना होगा। आप दवाई देखोगे तो उसमें जैसे कि क्लोबेटासॉल है या हाइड्रोकार्टिसोन है, मोमेटासोन है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो स्टेरॉइड होती हैं। इसके अलावा इस स्टेरॉइड के अगर एग्जांपल बोलें तो जैसे कि बेक्लोमिथासोन है या फ्लूटिकासोन है, ट्राइमसिनोलॉन है, बेटामिथासोन है, तो ये स्टेरॉइड हो गया। और जो रेटिनॉइड है उसकी अगर क्रीम की बात करें तो टेजारोटीन है, अडापालिन है और ट्रिटनोइन, ये क्रीम है। तो ये स्टेरॉइड के साथ में कॉम्बिनेशन में चलती हैं। और भी काफ़ी दवाइयाँ रहती हैं जो लगाने की रहती हैं और ये खाने की भी आती है। तो अगर स्टेरॉइड खाने की बात करें तो एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन है जो खाने के लिए दी जाती है। और ये जो रेटिनॉइड है अगर ये खाने की बात करें तो इसका एग्जांपल है एसीट्रिटिन, तो ये खाने की भी आती है। तो लगाने की भी आती है और खाने की भी आती है। इसके अलावा विटामिन डी एनालॉग है, ये भी आपको काफ़ी बार मिलेगा इन दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में। कैल्सपोट्राइन ये विटामिन डी एनालॉग है। विटामिन डी का सोरियासिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सोरियासिस का जो इफ़ेक्ट है या जो सोरियासिस है वो ज़्यादा बिगड़ती है, इसलिए विटामिन डी का करा सकते हैं। अगर कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट के फॉर्म में लें। और बेहतर है कि इसमें थोड़ा सनलाइट भी ले सकते हैं। ज़्यादा देर तक लेने से बीमारी बिगड़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर लेते हैं तो फ़ायदा मिलता है। तो ये विटामिन डी एनालॉग हो गया। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र क्रीम आती हैं अलग अलग तरह की, वो लगा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको बीमारी ज़्यादा सीवियर है, शरीर के पूरे हिस्सों में फैल गई, जैसे कि इरिथ्रोडर्मिक टाइप की होती है, उस केसेस में फिर खाने की दवाइयाँ आती हैं। तो स्टेरॉइड खाने के रूप में दिया जाता है, ये रेटिनॉइड खाने के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन और कई तरह की आती है, उसमें से मिथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। तो जब भी आप स्टेरॉइड खाएंगे या कोई भी खाने की दवाई लेंगे उस समय डॉक्टर की निगरानी में करना है, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, स्किन कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय फिर हमें काफ़ी जांच की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल एक स्पेशल तरह की दवाइयाँ चलती इंजेक्शन के रूप में, जो इम्यून मार्कर हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जैसे कि TNF अल्फा है और इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट है, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। जब बीमारी बहुत बिगड़ जाए, बहुत सीवियर हो जाए, उस केसेस में दी जाती है, तो उससे आराम मिल जाता है। तो ये इंजेक्शन हो गया। खाने की दवाइयाँ हैं जो मॉडरेट टू सीवियर सोरियासिस में कुछ दिन चलेगी, 4, 5, 6 महीने, तब असर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हल्की है तो लगाने की दवाइयाँ हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र है, स्टेरॉइड है, विटामिन डी एनालॉग है और रेटिनॉइड है। और इसके अलावा फिर लाइफ स्टाइल में बदलाव है। एक और मेडिसिन आजकल खाने के लिए दी जाती है कभी कभी, अगर किसी को इन सब दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ, स्पेशली सोरियाटिक अर्थराइटिस है, तो एप्रीमिलास्ट है जो कि एक फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इन्वेटर है, उसका भी काफ़ी सारे पेशेंट में फ़ायदा मिलता है। तो जितनी भी तरह की मैंने दवाई बताई है ये सिम्टोमेटिक आराम दिलाती है। इन्फ्लेमेशन, सूजन, ईचिंग कम हो जाएगी। उसके बाद फिर बीमारी काफ़ी सारे लोगों में रिग्रेस हो जाती है, फिर कुछ सालों बाद आएगी। जब आएगी तो तब तक आपको अपनी दिनचर्या को सीख लेना है, मतलब कि वज़न कम करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एल्कोहल नहीं लेना है। खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो, स्पेशली विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, जो कि हमारे पास फिश ऑयल में मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, इन सब में होता है। और जो मार्केट की डिब्बाबंद चीज़ें हैं वो मनाही रहती है, क्योंकि वो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तो स्पेशली जो नॉन वेज है, वो दूध के प्रोडक्ट हैं, जो तले भुने हैं, स्टोर्ड हैं, प्रोसेस्ड हैं, वो सारे बेकार होते हैं। तो दिनचर्या में बदलाव सीखना है और दवाइयों के माध्यम से बीमारी पे कंट्रोल सीखना है। तो इसमें कोई डिप्रेस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, और सीवियरिटी के हिसाब से हमारे पास बहुत तरह की दवाइयाँ हैं। सो आई थिंक सोरियासिस के बारे में जितनी बातें हो सकती थी वो मैंने बताने की कोशिश करी है। और सो थैंक यू सो